सर पहली टिप्पणी बाजार को लेकर के, अब 4-5 दिन बचे हुए हैं, बजट आना है, और ऐसे में इतनी बड़ी बिकवाली, खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेल ऑफ है, और बड़ी संख्या में जो निवेशक बाजार में सीधे निवेश कर रहे हैं उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं जिनमें कि बहुत लोगों ने स्मॉल कैप में पैसे लगाए हुए हैं और उनकी पसंदीदा बन गए थे, क्योंकि डबल ट्रिपल हो रहे थे पैसे साल साल भर में। और अब वहाँ पर लोगों को, चाहे पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का हो या फिर इक्विटी का हो, हर जगह पोर्टफोलियो काफ़ी बुरी तरीके से लाल निशान में है। पहले ये डर लग रहा था चलो ठीक है, जो प्रॉफिट था वो कम हुआ, अब जो है पोर्टफोलियो पूरी तरीके से रेड में आ गया है। पहला सजेशन क्या रहेगा, और इस समय अगर स्ट्रेटजी प्लान करनी हो तो किस तरीके से आप सजेस्ट करेंगे? कि देखिए, पहली बात तो बिल्कुल मिड कैप और स्मॉल कैप में जो पिटाई हो रही है वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, क्योंकि बहुत जल्दी स्टॉक प्राइसेस बढ़ चुके थे। और मुझे लगता है कि देखिए, जो इन्वेस्टर ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एंटर करते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो उसीलिए वो रिस्क भी ज्यादा लेते हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब पिटाई होती है तो बहुत मार्केट से कहीं ज्यादा पिटाई यहाँ पे देखने को मिलती है। और जब मार्केट बढ़ता है तभी आपको मार्केट के कंपैरिजन में रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है कि जो निवेशक हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है, जो ज्यादा अल्फा बनाना चाहते हैं, उन्हीं ने यहाँ पे पैसा डाला है। तो उनको बेसिकली ये गिरावट से घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में जो पहले इजी मनी पहला इन्वेस्टर्स बनाते थे, वो शायद समय निकल गया है। अभी एफआईएस की लिक्विडिटी ऑन द सेल साइड बहुत बढ़ गई है। मैक्रो फैक्टर्स भी बहुत वीक हो चुके हैं, जैसे कि अगर हम रुपया की बात करें तो रुपया सिग्निफिकेंटली वीक हो चुका है। तो इसका असर डेफिनेटली मार्केट्स पे दिखने को मिला है। और प्लस, जब तक एफआई की बिकवाली खत्म नहीं होती और जब तक इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं होते, तब तक ओवरऑल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। तो अभी बजट आने वाला है, एक्सपेक्टेशन तो है कि बजट में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अनाउंसमेंट कर सकती है, मिडिल क्लास के लिए, कंजम्पशन के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट को उम्मीद है कि बजट में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट करेगी। और होपफुली बजट अगर करता भी नहीं है तो भी मुझे लगता है कि फाइनली अर्निंग्स जो कंपनीज की आएगी वो डिसाइड करेगी कि आगे की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी। तो अच्छा बिजनेस अगर आपने सिलेक्ट किया है, अच्छा प्रमोटर है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आता है तो आपको घबराना नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो फिर तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस रिस्पेक्ट करके पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो चुका है। छोटी कंपनीज भी ग्रो करेंगी, बट हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली इन्वेस्ट करना है और टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखना सर इसके साथ साथ रिलायंस पे आपसे सवाल है, और इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या ये बाज़ार ऐसा है कि अब जो है, जो दिग्गज शेयर हैं, जो अच्छे शेयर हैं, जहाँ पे काफ़ी पिटाई हो चुकी है, उनमें क्या लंबी अवधि के लिए निवेश किया जा सके? ये बहुत लोगों के सवाल हैं कि कहाँ पर बॉटम फिशिंग होगी, क्या अच्छे शेयरों में क्या करना चाहिए। तो अभी जैसे आईटीसी है, रिलायंस है, एचयूएल है, या दो जो दिग्गज कंपनियां टाटा मोटर्स है, इनमें कहाँ आप कंफर्टेबल हैं कि जहां आपको लगता है कि नहीं, अगर 1 साल का नज़रिया है तो इन लार्ज कैप स्टॉक्स में अब जो है इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है? और उसके बाद फिर मैं रिलायंस पे आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। सर देखिए, बिल्कुल ये बाजार वो समय है जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन अगेन मिड कैप स्मॉल कैप से आपको अभी एटलीस्ट होली तक एकदम दूर रहना है। आपको निवेश करना है तो केवल लार्ज कैप्स में कीजिए जहां पे अच्छी खासी फॉल आई हुई है। एलएनटी हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, एडा हो गया, या फिर आप एचडीएफसी बैंक में कर लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक में कर लीजिए। टाटा स्टील मेरे को बहुत बेहतरीन प्राइस पे लग रहा है कि 2-3 साल यहाँ कोई लेके छोड़ता है तो 300 रुपये का प्राइस मिल जाएगा। हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, मतलब अगर पैक वाइज पूछें तो मेटल में टाटा स्टील बिल्कुल ब्लाइंड बाई होना चाहिए। बैंकिंग में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ब्लाइंड बाई होना चाहिए। रिलायंस में मैं बाई सेल की सलाह आपको इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मल्टी मंथ का जो ब्रेकआउट पॉइंट था 1200-1230 की जोन, ये इसने कल टेस्ट की थी। तो मैंने पर्सनली अपने अकाउंट में डिलीवरी बाई की है, मतलब मैं डिलीवरी के सौदे ले रहा हूँ रिलायंस में कंटिन्यूअसली। और आपको पता ही है सेबी का नियम है कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं 30 दिन पहले 5 दिन बाद तक आप उस पर बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो मैं बाई सेल नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा, बट ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। इन प्राइजेस पे मैंने डिलीवरी और उठाई है, क्योंकि यहाँ से अगर इसी हिसाब से ये बॉटम आउट बना लेता है तो प्रोबेबली 1 साल में
एक साल से पहले ही नया ऑल टाइम हाई दिखा देगा। और 2 से 3 साल अगर रखते हैं, 3 साल का एवरेज अगर रखते हैं, तो प्राइस यहाँ से आप मान के चलिए कि करीब करीब 2500 से 3,000 के बीच का टारगेट मिलेगा। तो उस लिहाज से रिलायंस मैंने खुद ही उठाया है, तो 22 साल में रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाकी स्टॉक्स जो टाटा स्टील हो गए या आईडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब में पैसा इस समय इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रूड की फॉल स्टार्ट हो रही है, तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल की तरफ भी देख सकते हैं। फहरिस्त जो है जो दी गई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बहुत लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं होती, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए मेटल में जो स्ट्रेटजी बनाई गई टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयर, बाकी शेयरों में जो बताया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं।